नमस्कार, मैं जनवक्ता शिव गौतम। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंकज पूनिया नाम के उस अभद्र टिप्पणीकार की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई एफआईआर को खारिज कराने की मांग की। और ये बहुत बड़ा झटका लगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की जो कमेटी है उसका सचिव था ये व्यक्ति। और उसके अलावा एक और चीज़ इस पूरे मामले में उजागर हुई जो शायद देश के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी बड़े चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। वो ये है, आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग का पूरा ड्रामा चल रहा था तो दो लोग वहाँ पर वार्ताकार के तौर पर गए थे। और इस समय जो पंकज पूनिया का केस लड़ रहा है, अब वही व्यक्ति संजय हेगड़े इस मामले में उसका पक्षकार है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पक्षकार थे वो किस हद तक निष्पक्षकार थे। वो पूरी तरीके से पक्षकार भी निष्पक्ष नहीं थे। यही वजह है कि पंकज पूनिया का केस लड़ने के लिए संजय हेगड़े आगे आ जाता है, जो कि वार्ताकार होने का ढोंग भी कर रहा था। और यही वजह थी कि शाहीन बाग की वार्ता पूरी तरह से विफल रही थी। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से इस व्यक्ति ने श्री राम के ऊपर टिप्पणी की थी और उसमें प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सवाल उठाने की कोशिश की थी, और उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर हुई और अब इसको जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर ये व्यक्ति चाहता है तो हाई कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए झटका है, जिसने अपने लोगों को लगा रखा है कि आप एक तरफ से धार्मिक भावनाएं भड़काइए और दूसरी तरफ से हम हमले करेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस हमेशा अपनी जो पार्टी की सरगना है सोनिया गांधी, उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको लेकर पूरा मुद्दा बना देती है, पूरे देश में हो हल्ला मचा देती है और आप माफ़ी की मांग करती है, चाहे व्यक्ति सच बोल रहा हो या तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हो, जैसा कि अर्नब के मामले में हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई नेता श्री राम के ऊपर सवाल उठाता है, भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल उठाता है, अभद्र टिप्पणियाँ करता है, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसका अधेड़ युवा बेटा राहुल गांधी इस पर चुप रहते हैं। और चुप रहती है राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा, जो कि रॉबर्ट वाड्रा नाम के जमीन चोर की, जिसमें जमीन चोरी के तमाम केसेस चल रहे हैं, उसकी पत्नी भी है और उत्तर प्रदेश की महासचिव है कांग्रेस की। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की जो रणनीति है, जो एक अलग तरीके की स्थिति है, वो आपके सामने स्पष्ट हो गई है। दूसरी एक और खबर आ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है और वो अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें भारत के संविधान का जो पहला आर्टिकल है या पहला अनुच्छेद है, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप इस शब्द को पूरी तरह से ढंग से देखें तो इसमें हिंदी में अगर बोलूँ मैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर भारत जो हमारे देश का प्राचीनतम नाम है और पूरी दुनिया में इसी नाम से हमको जाना जाता था, उसको अंग्रेजों ने एक नाम दिया था और दैट वाज इंडिया। और आज भी हम उसी नाम से जाने जाते हैं, जबकि हमने 1947 में आज़ादी पाली थी और अपना संविधान 1950 में स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। तो इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिसको कि आज लिस्ट होना था, लेकिन चूंकि एस.ए. बोबड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अब ये याचिका मुख्य न्यायाधीश की जो अध्यक्षता वाली बेंच के सामने 2 जून को रखी जाएगी और इसके बाद इस पर चर्चा होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि ये भारत का प्राचीन नाम है और ये हमारी संस्कृति का भी द्योतक है। इंडिया नाम होने से हमारी संस्कृति का पता नहीं चलता और वास्तविकता यही है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि अपने ऊपर शासन करने वाले कॉलोनाइजर यानी कि उपनिवेश का साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा दिए गए नाम से जाना जाता है। दुनिया में किसी और देश के 2 नाम नहीं है। हालांकि बहुत से देशों ने अपने नाम बदले जरूर है, लेकिन उनका एक समय पर एक ही नाम हुआ करता है। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसका हिंदी में अलग नाम है और दुनिया के नक्शे पर इसका अलग नाम है।
आप भारत के नाम से अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया का जो ग्लोब है, पूरा नक्शा है, भारत के नाम से आपको कोई देश नज़र नहीं आता है, इंडिया के नाम से देश नज़र आता है। यानी कि हमारे देश का जो नाम है वो भी अब गुलामी का प्रतीक है। हमें दो नाम नहीं चाहिए, यही बात इस याचिका में कही गई है। हालांकि भारत नाम को लेकर भी तमाम किंवदंतियाँ चल रही हैं, किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि ये जो भारत नाम है वो भरत के नाम पर पड़ा है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा तथ्य है। और वो तथ्य ये है कि भारती बोलते हैं पृथ्वी को, और ऋग्वेद में पृथ्वी के लिए भारती शब्द कम से कम 21 बार आया है, और भारत भी भारतीय से ही पड़ा है, यानी कि पृथ्वी को लिए भारत यूज होता है। और हमारे देश का यही वजह है कि कभी भारत की सीमाएं ईरान से लेकर कजाकिस्तान तक मिलती थी, गांधार अफगानिस्तान से मिलती थी, जो आज हम थाईलैंड वगैरह देखते हैं ये भी भारत के अंदर समाये हुए थे। तो निश्चित तौर पर ये हमारे उस प्राचीन जो विरासत है उसको भी बताता है, और यही वजह है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। हालांकि याचिका में ये भी कहा गया है कि इसका नाम हिंदुस्तान भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पहले से वहाँ पर नाम भारत है ही, तो हमें किसी अन्य विकल्प पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी देश, उसके नागरिक अपने नाम को अपने हिसाब से ही बुलवाना चाहते हैं, इसके खिलाफ में तर्क दिए जाते हैं। कुछ वामपंथी लोग, कांग्रेसी लोग या अंग्रेजीदार लोग ये कहते हैं कि दुनिया में हमें भारत के नाम से नहीं इंडिया के नाम से जाना जाता है, हमें अपने पासपोर्ट चेंज करने पड़ेंगे, तमाम चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, उनके रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो बात यह है कि आप किसी भी तरीके की गुलामी से जब मुक्ति पाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, और वो बदलना भी ज़रूरी है। अपने आप को गुलाम कहलाने से अच्छा है कि आप चीज़ों में बदलाव करें और भारत को भारत ही रहने दें। दुनिया का छोटा सा छोटा देश अपना जो नाम पुकारवाना चाहता है वो वही होता है जो खुद देता है, न कि दूसरे देश उसको जिस नाम से पुकारना चाहते हैं उस नाम को वो स्वीकार करता है। नेपाल के आप उदाहरण ले सकते हैं, भूटान का आपने उदाहरण दे सकते हैं। आप के नागरिक ये डिसाइड करेंगे कि आप किस नाम से जाने जाना चाहते हैं, न कि वो लोग डिसाइड करेंगे जो अपनी सुविधा के अनुसार ये कहें कि हमें इंडिया बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, भारत बोलना नहीं। निश्चित तौर पर जब आप ये स्वीकार कर लेंगे, ये घोषित कर देंगे कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं बल्कि भारत ही रहेगा, इंडिया उसमें से रिपील कर दिया जाएगा, और उसके बाद पूरी दुनिया भारत को भारत कहने पर मजबूर हो जाएगी। भारतीयों को भी एक अच्छा इससे सुकून मिलेगा। और उसके साथ साथ एक दूसरी समस्या जिसको लेकर बात की जाती है, सेकुलरिज्म के नाम पर बात की जाती है, और फिर जब कोई सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण करता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है, तो उसका भी समाधान इस नाम चेंज से हो जाएगा। तब हम कह सकेंगे कि जिसके अंदर भारतीयता नहीं है वो भारतीय नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर जो भारत के लिए नहीं सोचता है, भारत के हितों का ध्यान नहीं रखता है, भारत की स्वाभिमान में अपना स्वाभिमान नहीं समझता है, बल्कि किसी धर्म या मजहब के लिए ऐसा करता है या अपने वर्ग विशेष के लिए ऐसा करता है, निश्चित तौर पर वो देशद्रोही ही है अगर वो केवल मजहब के नाम पर किसी दूसरे देश का समर्थन करता है। तो भारतीय होने से एकदम से जो पुरानी संस्कृति है उसका जो एक प्रभाव है, एक गौरवशाली अतीत है, वो सबको अपने साथ महसूस होगा, और उससे निश्चित तौर पर भारत अपनी जो खोई हुई स्थान है उसको पाने में कामयाब हो जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार भी काफ़ी दिनों से प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से हम जो इस गुलामी का प्रतीक है इसको लेकर तमाम आंदोलन चलते रहे और तमाम जगहों पर बातचीत होती रही, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया था। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगा केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार के पास भी इसको लेकर तैयारी करने का मौका होगा। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा मुद्दा उठाया गया है, एक अच्छा प्रश्न उठाया गया है जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी। बहुत जगह पर ये लोग जो विदेश जाते हैं वो भी महसूस करते हैं कि वो अपने आप को अगर भारतीय कहते हैं तो कोई समझ ही नहीं पाता है, जबकि वो भारतीय होते हैं, वो इंडियन नहीं होते। इंडियन जो शब्द है इसको लेकर तमाम तरीके की बातें हैं। गूगल पर भी ऐसी बातें चली हुई है कि अंग्रेज़ों ने ये नाम क्यों दिया, क्या वजह थी इसकी। और जैसा कि वेस्ट इंडियन भी कहा जाता है अमेरिका के पास बसे हुए लोगों को, और इंडिया जो नाम है वो इंडिक से निकला है या इंडस से निकला है, इसको लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, तमाम तरीके के अपने अपने वाद विवाद हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत जो एक नाम है वो प्राचीनतम है, और दुनिया के बहुत से देश तो जब अस्तित्व में ही नहीं थे जब से भारत है।
भारत का हिस्सा रहे, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, ये सभी देश कभी भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जो बंटवारा हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत का जो बोध है वो पृथ्वी के लिए है, और जो भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करती है या फिर वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, वो इसी भारत की भावना से, भारतीयता की भावना से ओतप्रोत है, और इसलिए इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। यही बात संविधान निर्माता समिति के ज़्यादातर सदस्यों ने रखी थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे लिया जा सकता है, जिनको भारतीयता से एक तरीके से एलर्जी थी, उन्हें भारतीय शब्दों से एलर्जी थी, उन्हें भारतीय संस्कृति से एलर्जी थी, और यही वजह थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद उन्होंने संविधान में इंडिया को ज़बरदस्ती डलवा दिया। भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद जब शुरू हुआ तो इंडिया दैट इज़ भारत से शुरू हुआ, न कि भारत एक संघ होगा राज्यों का, ऐसी बात से, या फिर भारत विल बी या शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखने की बजाय उन्होंने ज़बरदस्ती उस शब्द को उसमें शामिल कराया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देश को गिफ्ट में दे दी, और इस देश की सत्ता पर जब तक बैठे रहे तब तक अपनी अय्यासियों को अंजाम देते रहे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हमें अपनी संस्कृति, अपने गौरव की तरफ झांकने का, उसकी तरफ लौटने का जो अवसर मिला है, हमें उसे बुलाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।